थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। आज ये इस चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजिकल मेथड का लास्ट लेक्चर है। हमने यहां तक पढ़ा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन से बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद डिडक्शन होती है, डिडक्शन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट से उनके रिजल्ट डेटा जो है गैदर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। अब थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन एज रिपीटेड एक्सपोजर, पब्लिसिटी इसको कहते हैं, एक्सपोजर को। जब बार बार इसको जो है पब्लिश किया जाता है, हाइपोथेसिस को बार बार जो है पब्लिश किया जाता है। टू एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इसे जो है पब्लिश किया जाता है। एंड इज नॉट फॉल्सिफाइड, और ये गलत साबित नहीं होता। एक हाइपोथेसिस को बार बार जो है आवाम में पब्लिश किया जाता है, पब्लिसिटी उसकी की जाती है, और वो गलत साबित अगर ना हो तो फिर क्या होता है, इट इंक्रीजेस द बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो इससे बायोलॉजिस्ट का हाइपोथेसिस में कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस, इस तरह का जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होता है, मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्दर हाइपोथेसिस। ये बुनियाद बनता है मजीद आगे और हाइपोथेसिस बनाने के लिए, विच आर अगेन प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो कि दोबारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो है वो प्रूव्ड होते हैं, साबित होते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो टेस्ट के टाइम पे जो है स्टैंड करता है। ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड, टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड, अक्सर उसको टेस्ट किया जाता है और कभी भी वो रिजेक्ट नहीं होता। आर कॉल्ड थ्योरीज, उसको थ्योरीज कहते हैं। हाइपोथेसिस को बार बार जो है पब्लिसिटी उसकी की जाती है, लोग उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कभी भी वो फॉल्सिफाइड नहीं होता, हमेशा वो प्रूव्ड होता है। उसको फिर थ्योरी का नाम दे देते हैं। थ्योरीज, अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ए ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ इसको जो है वो सपोर्ट किया जाता है। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस, प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है इससे नई हाइपोथेसिस जो है तजवीज़ किए जाते हैं। एंड टेस्टिंग गोज ऑन, और टेस्टिंग जारी जाती है। मैनी बायोलॉजिस्ट, वो जो थ्योरी होती है उनको बार बार जो टेस्ट किया जाता है। फिर आगे क्या होता है जी, मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज चैलेंज, बहुत से बायोलॉजिस्ट जो ऐसे चैलेंज के तौर पे लेते हैं। एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं टू डिसप्रूव द थ्योरी, इस थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए, गलत साबित करने के लिए। इफ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोचेस, अगर इस तरह की डाउटफुल अप्रोचेस में भी ये थ्योरी जो है सर्वाइव करे, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ज़रिए से सपोर्ट मिले, इट बिकम्स ए लॉ, तो फिर ये एक कानून बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ये इन पैराग्राफ में दोनों में ये बताया गया कि थ्योरी कैसे बनती है और लॉ और प्रिंसिपल कैसे बनते हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। साइंटिफिक लॉ जो है क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जहां भी उसको टेस्ट किया जाए वो उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, इट इज़ इनरेफ्यूटेबल, ये नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है, इसको गलत नहीं किया जा सकता। इररिफ्यूटेबल, नाकाबिले तरदीद, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको इररिफ्यूटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी, वाइनबर्ग,
हार्डी वाइनबर्ग का लॉ जो है एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं। ये एक बुक पे चार्ट सा बना हुआ है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले जो है डिक्लेयर किया जाता है, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन होती हैं, फोकस योर स्टडी ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस बनती हैं, डिडक्शंस के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर इसको समराइज किया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको डायग्रामेटिकली शो किया गया है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द बायोलॉजिकल मेथड। डेटा को ऑर्गेनाइज करना और इसको एनालाइज करना जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड। डेटा क्या है? डेटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स। अगर मलेरियल एग्जाम्पल में 100 पेशेंट था तो पेशेंट के नाम लिखे होंगे, किस डेट को उनका ब्लड टेस्ट किया था और उनके ब्लड टेस्ट की वैल्यू क्या आई थी। मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात से बनाई जाती है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात से बनाई जाती है। डेटा कैन बी डिफाइंड एज, डेटा की तारीफ की जा सकती है, द इंफॉर्मेशंस इतलात सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यूज मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से हासिल की जाती है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात से हासिल की जाती है, उसे उन्हें डेटा कहते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को मैनेज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को तरतीब देना। इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के लिए और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। तो साइंटिस्ट जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस तरह मलेरियल प्रॉब्लम में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया और उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तब ये कहा गया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्रायर टू दी कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए साइंटिस्ट, एक साइंसदान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है टू डिस्क्राइब द डेटा कलेक्शन मेथड। वो बताए डेटा उसने क्वालिटेटिव जो है लिया है या क्वांटिटेटिव लिया है। डेटा कलेक्शन मेथड जो है वो साइंटिस्ट को बताना पड़ता है किस मेथड से उसने डेटा लिया है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। इट एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इससे क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर होती है, इंश्योर होती है। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स, डाटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं? ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबल्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, मैप्स नक्शे बनाए जाते हैं, डायग्राम्स बनाई जाती हैं, शक्लें वगैरह बनाई जाती हैं। ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया। अब डेटा एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं? डेटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव ए हाइपोथेसिस बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। डेटा का एनालिसिस करना जो होता है, एक हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करना या डिसप्रूव करने के लिए ये ज़रूरी होता है। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये स्टैट के सब्जेक्ट में इस तरह के फार्मूले होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन उसमें जो है एंटर की जाती है और उसके जो है उससे स्टैटिस्टिकल मेथड से उसके जो है आंसर हासिल किए जाते हैं। अब कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स, हमारे पास एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द कोशेंट। इनको कोशेंट में ए ओवर बी, ए डिवाइडेड बाय बी भी हम इसे कह सकते हैं, और ए रेशो बी भी इसे कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। एक रेशियो की नंबर की दूसरे नंबर के साथ रेशियो को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। व्हेन रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स इज दैट
फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो नंबर है हमारे पास, इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द क्वोशिएंट ए और बी और ए रेशो बी इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। ये एक नंबर है इसकी रेशो दूसरे के साथ। रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए डिवीजन। अब रेशो को इसके लिए डिवीजन भी लिख सकते हैं और इसके लिए इसको कोलन में लिखा है। मार्क बिटवीन द टू नंबर्स, ये दो नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन दो के दरमियान या तो डिवीजन रेशो लिख सकते हैं कोलन, और या फिर इसको डिवीजन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेशो बिटवीन द 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज, 50 मलेरियल पेशेंट है, 150 जो है वो नॉर्मल पेशेंट है, 1:3। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए 51 जार 53 जार 1:3। प्रपोर्शन मीन्स टू जॉइन द टू इक्वल रेशियोज। एक हमारे पास ये रेशियो है, इसी तरह की हमारे पास और रेशियो हो, इनको इकट्ठा करना चाहें तो इनको जो है साइन ऑफ इक्वालिटी, ये साइन ऑफ इक्वालिटी दो के दरमियान डालेंगे। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशियोज। ये दो रेशियो के दरमियान प्रोपोर्शन है। दिस प्रोपोर्शन मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसको एस, ये दो के दरमियान रेशियो है, ये चार के दरमियान जो प्रोपोर्शन है। When 3 वैल्यूज इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, अगर इनमें से 3 वैल्यूज का हमें पता हो तो फिर फोर्थ वैल्यू जो है हम उसको जो है, जो अननोन वैल्यू होती है उसको एक्स से जाहिर करते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको जो कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे के एग्जांपल को जो है रेशियो प्रोपोर्शन के लिए अप्लाई करेंगे। हमारे पास बर्ड्स हैं, 14 बर्ड्स को मलेरिया हो गया है 20 पे से, 14 आउट ऑफ 20, ये पहली रेशियो है 14:20। फिर कहता है कि ये बताना है कि 100 बर्ड्स में से कितने को जो है वो मलेरिया हुआ है। इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शन में 14:20 प्रोपोर्शन x रेशियो 100। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये इंटरनलिटीज है, ये एक्सटर्नलिटीज है। इंटरनलिटीज एक्सटर्नलिटीज के साथ ये दो आपस में अलहदा लिखी गई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, इनको आपस में बाहर वाली रकम को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये इंटरनलिटीज है, ये एक्सटर्नलिटीज है। इंटरनलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, एक्सटर्नलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई है तो इसको ओवर की सूरत में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है x/100, ये इसके नीचे आ गया, और ये 100 मल्टीप्लाई जो है आ गया, तो x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर इसको जो है लिखेंगे 100/20 मल्टीप्लाई 14, और इसको जो है सिंपलीफाई करेंगे 25 जार 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 79। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए x × 20 इक्वल 14 × 100, इन दो स्टेप को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, x × 20, ये x × 20 है। ये बाहर वाली क्या है, x × 20 इंटरनलिटीज है, इंटरनलिटीज को यहाँ लिख दिया, एक्सटर्नलिटीज को क्या 4 × 100, 14 × 100 ये लिख दिया। अगर x को यहाँ ही रहने दिया जाए तो 20 जब जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। 20 को इसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा। तो फिर 100 में से 70 जो बर्ड्स हैं उनको मलेरिया जो है हुआ है। अब इस एग्जांपल को यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट द मलेरिया व्हेन ही अलाउज द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज।
एक बायोलॉजिस्ट ने हेल्दी 100 स्पैरोज को जो है वो मॉस्किटो से बाइट कराया है, तो कितने बर्ड्स को जो है मॉस्किटो जो है वो ये मलेरिया होगा। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट, उसने पहले एक्सपेरिमेंट में ये नोट किया था, व्हेन ही अलाउड द मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज या 20 स्पैरोज को जो है उसने मॉस्किटो से कटवाया था, तो फिर उनमें से 14 को जो है मलेरिया हो गया था। नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल, उसने इसको प्रोपोर्शन रूल जो है इस्तेमाल किया। सवाल इसमें यह है कि हमारे पास उसने जो है 20 स्पैरोज को लिया, मॉस्किटो से कटवाया, 14 को जो मलेरिया हो गया। अब उसने हेल्दी जो है वो 100 स्पैरोज ली है, कहता है बताओ इसी रेशियो से उन्हें कितना मलेरिया होगा, तो उसमें से 70 स्पैरोज को जो मलेरिया हो गया। उसको ये मैथमेटिकली या रेशियो प्रोपोर्शन से स्टैटिस्टिकल मेथड है ये। 14:20 है, x रेशियो 100 है, इसको इस प्रोपोर्शन में लिखा है। इंटरनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और x यहाँ आ जाएगा, 20 दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा इक्वल के, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। Statistics are thus a means of summarizing the data through the conclusion of the mean value. Statistics क्या है? Means of summarizing the data, डेटा को समराइज करने का जरिया है। किसके जरिए? थ्रू कैलकुलेशन ऑफ द मीन वैल्यूज, मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने से। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफर द रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये स्टेप इसलिए जरूरी है कि जो रॉ डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट द रिजल्ट, जो रिजल्ट को समराइज करने के लिए और रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए जो है वो जरूरी होता है। लास्ट पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो बायोलॉजिकल मेथड में रोल है उसके बारे में लिखा गया है। एज एन इंटीग्रल होता है बेसिक पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। बतौर ये बेसिक पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का जो मैथमेटिक्स है। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है इसमें इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल मेथड में। किस लिए? टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है इस्तेमाल होता है। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं, इन विच द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स इज यूज, जिसमें मैथमेटिक्स का नॉलेज है इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड द जीन फाइंडिंग, उसमें जीन फाइंडिंग शामिल है। प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। प्रोटीन इंटरेक्शंस है, प्रोटीन का आपस में इंटरेक्शन है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फॉर एग्जांपल ये इनमें इस्तेमाल होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू दी कंप्यूटेशनल मैथ से प्लस माइनस वगैरह करना, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उससे डेटा को एनालाइज करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करना इस्तेमाल होता है। फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल डेटा को जो है एनालाइज करने के लिए कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं इस्तेमाल होती हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हमने इस चैप्टर में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है किस तरह साइंटिफिक मेथड से उसको जो है सॉल्व किया जाता है वो सारे स्टेप हमने पढ़े। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी यहाँ वो लोगों को मलेरिया क्यों होता है, लोगों को बुखार क्यों होता है, फिर उसकी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन हमने की, फिर हमने उस ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाए, फिर उस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शंस बनाई, फिर उन डिडक्शन से हमने जो है एक्सपेरिमेंट किए, फिर हमने डेटा
जो है गैदर किया, फिर हमने डेटा को एनालाइज किया, फिर हमने रिज़ल्ट निकाले। तो ये इस चैप्टर की जो है समरी है जो मैंने बयान की है। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।